Very good evening, students. Welcome back to the Wisdom King. And for today's our topic is Government of India Act 1935. चलिए फटाफट जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसको इग्नोर मत करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था अगस्त 1935 में, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया ये सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था अभी तक का, सबसे बड़ा एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दो एक्ट में डिवाइडेड था। फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था एक 1935, एक था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। बर्मा को आज के टाइम पे आप म्यांमार, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है, एक कंट्री है, इसको आप जानते होंगे, इसका फ्लैग में जनरली आप देखते होंगे स्टार बना रहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट लाया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। इससे पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जाता था, इससे बर्मा को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, समझ रहे ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू की बात जान लीजिए। ओवरव्यू में कुछ नहीं लिखना है आपको। ओवरव्यू का मतलब होता है कि ये एक्ट जो लाने के पीछे मतलब क्यों लाया गया था, तो फर्दर प्रोविजंस को ऐड करा गया था इसमें। ठीक है, ये जो एक्ट था इसमें फर्दर प्रोविजंस को ऐड करना था, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था ओल्ड हो चुका था, तो उसमें कुछ चेंजेस करे गए थे, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र भारत जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पहले गुलामी का जीवन व्यतीत करते थे लोग। तो उस समय क्या हुआ कि लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करके बाहर विदेशों से यहाँ आ चुके थे। नेहरू जिन्ना जी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो हथकंडे हैं उसको जान चुके थे। ठीक है, वो जानते थे कि अगर भारत को आज़ादी दिलानी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिलाई जा सकती है। एक एक चारा ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी आज़ादी में इन्हीं लोग का हाथ है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों का भी योगदान है भारत की आज़ादी में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके से जीती गई जंग है तो उसमें इनका पार्टिसिपेशन है। आइए जानते हैं इसमें जो बाद में प्रोविज़न ऐड किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, इसको एडिशन मान लीजिए। उसके बाद देखिए टेरिटोरियल एक्सटेंड क्या कहता है, जहाँ तक देखिए ब्रिटिशर्स कॉलोनी है वहीं तक ये एक्ट काम करेगा, उसकी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर रशिया पे जाके लगा दो तुम। ठीक है, तो विद इन दी टेरिटरी है, जहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल है वहाँ तक इनका जो है शासन चलता था, मतलब ये एक्ट वहाँ तक लागू होता था। इनेक्टेड बाय, इनेक्टेड किसके द्वारा इनेक्ट किया गया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हैं। रॉयल एसेंट इसको कब मिली थी, इनके क्राउन ने 24 जुलाई 1935 पे इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कमेंसमेंट 1 अप्रैल 1935 को इफेक्टिव हो गया था ये एक्ट। ठीक है, स्टेटस जान लीजिए। इस स्टेटस का मतलब ये है कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बड़ा दिमाग उमाग लगा के जब कॉन्स्टिट्यूशन की रचना कर दी, तो 1950 में ये एक्ट ख़त्म हो गया। आपको मैंने पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इतनी पावरफुल असेंबली थी, जिसको कि पावर किसने दी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से पावर ग्रांट थी, और खुद जो है ब्रिटिशर्स ने ही पावर दे दी थी। वहाँ के क्राउन ने हस्ताक्षर कर दिए थे उस पर कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इतनी पावरफुल असेंबली बनेगी आगे कि वो अपने देश का संविधान जब खुद से लेके आएंगे तो वो किसी भी एक्ट को हटा सकते हैं, ना कि खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बल्कि 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी वो खारिज कर सकती है। ठीक है, तो जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ था तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हटा दिया गया था। ठीक है, आइए बैकग्राउंड देखते हैं इसका। अगर बैकग्राउंड की बात करें बच्चों, तो ये एक्ट के पीछे का जो लॉजिक था लाने का, वो था लोगों की भारी डिमांड आ रही थी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि भारत का जो डिसीज़न है वो भारत के लोग ना लेके बाहरी लोग लें, ये लोग नहीं चाहते थे। लोग चाहते थे कि यहाँ का डिसीज़न यहीं की जनता ले, यहीं के लोग लें, यहीं की प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, जैसे गांव में पंचायती राज सिस्टम है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है, पंचायती राज सिस्टम में गांव के लोगों के द्वारा ही गांव का डेवलपमेंट पॉसिबल है। वैसे ही किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट वहीं के लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, तो इंडियन लीडर्स ने ग्रेट डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, इंडियन लीडर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ठीक है, ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडियन लीडर्स ने सपोर्ट किया था कि भाई युद्ध में हम आपका साथ देंगे, बदले में आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दीजिए, यानी भारत का संविधान और भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ये देखिए यहाँ पर देखिए, मोर इंडियंस इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री, उन्हीं की कंट्री में उन्हीं के लोग को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं, मतलब इंडिया के लोगों को इंडिया में ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे थे लोग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के पीछे का एक लॉजिक ये भी था कि भारत के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, भारत के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एटलीस्ट
पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिले या एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को में कोई रोल मिले, ताकि जो है कम से कम कुछ लोग अपनी आवाज़ पहुंचा तो सकें। ठीक है, तो अभी तक का ये आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। ठीक है, बैकग्राउंड में 3 है, खाली इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। एक तो COI की डिमांड करने लगे इंडियन लीडर्स, दूसरा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करना भारत के लोगों का, ये एक ज़रिया था जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको लाने के पीछे का 1935, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन जो इंडियन का है वो मांगा जा रहा था इस एक्ट के ज़रिए, क्योंकि यही एक एक्ट था जो एक रास्ता देता था कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाएं। इंडिया के लोगों के पास वोटिंग राइट्स होने का मतलब है उनके पास अपने फंडामेंटल राइट्स हो जाना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोगों को, तो आगे सरकार पे भी दबाव बना सकते थे, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या क्या हुआ। भारत एक सोने की चिड़िया रहा, तो भारत को छोड़ने का समझ ही रहा है ना कि ब्रिटेन क्या छोड़ना तो चाहता नहीं था, तो उसने भी काफ़ी कोशिश की है ताकि जो है भारत हाथ से ना निकले, तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें की इसमें एक्ट में, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ कि आज़ादी देनी पड़ी। ठीक है, कोशिश उन्होंने की अपनी तरफ से, लेकिन वो कोशिश उतनी इफेक्टिव नहीं रही। द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन, एक्ट किन रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया था। देखिए साइमन कमीशन, बहुत नाम सुना होगा आपने, साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन यानी कुछ लोग इंग्लैंड से भारत में आए थे ब्रिटेन से। ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ को देखा था, क्योंकि जब भारी डिमांड आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो एक कमेटी भेजी गई थी 4-5 मेंबर 7 मेंबर की कि जाओ भाई और देखो क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्यों इतना तहलका लोगों ने मचा रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, देख तो रहे हैं ना हम लोग उनको, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं जो वाइसराय भी झेल नहीं पा रहे हैं या गवर्नर ऑफ जनरल भी नहीं झेल पा रहे हैं, तो पता करो जाके। तो साइमन कमीशन ने फाइनली अपनी एक रिकमेंडेशन दी, अपनी एक रिपोर्ट दी, एक रिपोर्ट बना के अपनी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, उसके आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की संरचना की गई थी, यानी आधार साइमन कमीशन रिपोर्ट थी। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी को पहली बार तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उतना इज्जत ही नहीं दी गई थी। ठीक है, तो वो भी वहाँ पर रहना पसंद नहीं किए जहाँ पर इज्जत ना मिले, लेकिन यह है कि दूसरी बार जो उनको थोड़ा सा उनसे बातचीत वगैरह की गई थी, तो उन्होंने भी अपने कुछ पॉइंट्स बताए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुछ और नहीं, गोली मेज सम्मेलन है जो आप पढ़ते हैं पहले। ठीक है, एक राउंड टेबल होती है, उस पर लोग बैठ के जो है डिस्कशन करते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चेंज कराना चाह रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्यों लाना है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच में और जो इंडियन लीडर्स थे उनके बीच में। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक खराब काम ये हो गया, ब्रिटिशर्स से गलती हो गई कि चूँकि ब्रिटिशर्स खुद वाइट पेपर पब्लिश करते थे, वहाँ की जो ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1933 में वाइट पेपर पब्लिश किया, और उसमें जो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशंस हैं, उसको भारी तरीके से मेंशन किया, जिससे कि भारत की जनता ने भी जब उसे पढ़ा तो, या लीडर्स ने जो पढ़ा, तो उसके आधार पे भी जो भी चेंजेस हुए, ठीक है, तो वो भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक आधार संरचना में साथ देते हैं। इसके बाद रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जो थी, यानी कि जहाँ पर ब्रिटेन और जो इंडियन लीडर्स बैठ के कमेटी जो गठित की गई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में जो है जो भी चीज़ें पेश की, उसके आधार पे जो है जो रिकमेंडेशंस दी उस कमेटी ने, उसके आधार पे भी चेंजेस किए गए थे। ठीक है, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी कोई बहुत बड़ी कमेटी नहीं है, मतलब ज्वाइंट का मतलब 2 लोगों से मिला के कमेटी बनाई गई, जिसमें चूंकि प्रॉब्लम इंडिया वालों को हो रही थी, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ब्रिटिश को कॉन्स्टिट्यूशन देना है कि नहीं देना है, या ज़रूरी भी है देना या नहीं, तो वो सारे पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ, तो ये ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के अंदर हुआ। ठीक है, और इस पर भी कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस आए, उसके आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की संरचना की गई या उसके मॉडिफिकेशंस आगे किए गए। ठीक है, तो आप इसमें खाली क्या बताएंगे, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, ये क्या थे, बेस थे किस एक्ट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। इस एक्ट के पीछे का जो मेन पर्पस था वो इंडिया को जो है एक इंडियन फेडरेशन को क्रिएट करना था। इंडियन फेडरेशन का मतलब जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, ताकि जो भी प्रोविंशियल जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसीज हैं, ठीक है, उनके पास भी कुछ पावर्स हों, और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्योंकि भैया देखो राजा महाराजा जहाँ पर रहते थे ना, जिनको इनका एरिया कहलाता था, वो एक्चुअली प्रिंसली स्टेट्स होते थे, मतलब उनका अपना एक एरिया था, एक टेरिटरी थी।
तो कोई राजा जो है जाके पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहता था, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही, फेडरेशन का जो सपना था वो टूट गया। क्योंकि भैया अगर मान लो तुम ही कहीं के राजा हो और तुमसे कहा जाए तुम आओ भाई पार्लियामेंट में बैठो, यहाँ पर डिस्कशन होगा, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तुम कहोगे ऐसा है, हम तो नहीं आ रहे भैया, ठीक है, तुमको जो करना है करो, हमारे क्षेत्राधिकार में आओगे तुम्हें निपटा देंगे तुमको, समझ रहे हो। तो फेडरेशन के पीछे का सबसे ड्रॉबैक ये था कि फेडरेशन इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि जो है प्रिंसली स्टेट्स जो है उसके अपोज में खड़े हो गए थे, ठीक है। हालांकि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को भेजा था जो कि पार्लियामेंट में आके बैठते थे, ठीक है, टेम्परेरी रूप से, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे और वो सारी बातें राजा को जाके बताते थे, ठीक है। तो फेडरेशन समझ लेते हैं। फेडरेशन में क्या था, देखिए प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया इन दोनों के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना था, ठीक है। फॉर प्रोविंशियल जो प्रोविंसीज थी उनके लिए कंपलसरी था ज्वाइन होना, ठीक है। प्रोविंसीज का मतलब जो छोटे मोटे जो स्टेट्स थे, स्टेट्स आज के टाइम पे हम कह लें, ठीक है, तो जो स्टेट्स थे उनको कंपलसरी था, लेकिन जो प्रिंसली जो राजा राजवाड़े लोग थे उनके लिए ये कंपलसरी नहीं रखा गया। तो भाई कंपलसरी नहीं किया तुमने, इसलिए वो आए भी नहीं, और ज़्यादा प्रेशर डालते तो युद्ध की स्थिति बन जाती, फिर राजाओं से युद्ध करते। ऐसा सिचुएशन आ गई थी कि लोग डिमांड कर रहे थे, लीडर्स अलग अपोज में खड़े थे और वहाँ राजा भी अपनी तलवारें तान देते, तो हो चुका था, बेड़ा गर्क हो जाता। तो ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि भैया देखो राजाओं को ज़्यादा छेड़ाछाड़ी ठीक नहीं है उनके साथ, उनको जैसा चल रहा चलने दो, अगर रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे तो ठीक है, नहीं भेजते हैं तो कोई बात नहीं। तो उनसे बोल दिया कि भैया तुम अपना जैसे तुम अपना कानून चला रहे हो अपने लोगों के ऊपर तुम चलाओ, तुमको अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट यहाँ पर भेजना है तो अपना रिप्रेजेंटेटिव तुम भेज दो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिलती रहे, ठीक है। कंट्रोल में आना या पॉलिसीज़ को मानना ना मानना वो तुम्हारे हाथ में। लेकिन जो प्रोविंसीज थी, जो राजा रजवाड़ाओं से अलग जो क्षेत्र आते थे, क्षेत्राधिकार में जो चीज़ें आती थी जो ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र में थे, उनसे बोला गया कि भैया तुम्हारे लिए कंपलसरी है, तुम तो आओगे ही और तुम अपना जो मेंबर है उसको सेलेक्ट करो और अपना रिप्रेजेंटेटिव तुम दो, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ करेंगे, ठीक है, स्टेट्स के लिए हम कुछ करते हैं, कुछ बनाएंगे। तो फेडरेशन का सपना जो है ये मटेरियलिस्टिक जो सपना था ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फेडरेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिवाइडेड पावर्स। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो फेडरेशन वाला सपना है उसको, उसके लिए क्या सारे काम किए थे। इसने सेंटर और जो प्रोविंसीज हैं उनके बीच में पावर डिवीजन किया। क्यों? प्रिंसली स्टेट्स को नहीं छेड़ा इन्होंने, ठीक, राजा को छेड़ना के बराबर था और छेड़ाछाड़ी ठीक नहीं थी उस समय। उसके बाद 3 लिस्ट बनाई गई जो कि आज भी हमारे समय में, आज के टाइम पे भी हमारे पास 3 लिस्ट चलती हैं, ठीक है। हमारे पास जो है एक यूनियन लिस्ट है, हमारे पास जो स्टेट लिस्ट है, हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है। उस समय जो यूनियन यानी सेंटर जो लिस्ट थी उसी को फेडरल लिस्ट माना गया है यहाँ पर। तो फेडरल लिस्ट है यहाँ पर, देखिए प्रोविंशियल लिस्ट है। प्रोविंशियल ये प्रिंसली स्टेट नहीं बेटा, ये प्रोविंशियल लिस्ट है। प्रोविंशियल लिस्ट यानी स्टेट वाला SL, तो जो है ये स्टेट लिस्ट थी, स्टेट के कानून ये बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद कंकरेंट लिस्ट हुई जिसमें कि आपने पढ़ा होगा इससे पहले सेंट्रल स्टेट रिलेशन में मैंने बताया है, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें स्टेट और प्लस यूनियन दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसके साथ ही साथ रेसिडुअरी पावर आता है। रेसिडुअरी पावर में बेटा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिन मैटर को सेंट्रल में छूट गए होते हैं, बहुत सारे मैटर जो है स्टेट से रिलेटेड छूटे होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों मैटर को यहाँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ से भी छूट गए उन मैटर्स में डिसीजन लेने की पावर वायसराय के हाथ में थी। वायसराय कौन था? वायसराय देखिए भाई साहब, जैसे हमारे टाइम में आज के टाइम पे गवर्नर जनरल होता है, यानी गवर्नर जो होता है हमारे देश का, ठीक है, उसके पास राइट्स होते हैं रेसिडुअरी पावर के स्टेट्स में। वैसे ही आपका वायसराय होता था जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता था इंग्लैंड के राजा का, ठीक है, प्रतिनिधि होता था, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी पोस्ट थी वायसराय की, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये निपटा सकता था किसी को, ठीक है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वायसराय बहुत पावरफुल था, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लेजिस्लेचर में छेड़छाड़ कर सकता था, इतनी पावर थी इसके पास, ठीक है। तो रेसिडुअरी पावर कोई नया मुद्दा आ जाए तो उसके लिए सीधे वायसराय के पास जाइए और वहाँ पर आपको सुलटा देगा मैटर आपका, ठीक है। ये समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा, टाइम वेस्ट बहुत होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जब इसको लाया गया तो क्या चेंजेस देखने को मिले हमें,
क्या सारे जो है चेंजेस आए इस एक्ट के बाद, ठीक है। यानी देखिए लिखा चेंजेस ब्रॉड बाय द एक्ट, विच एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या चेंज लाए भारत के अंदर, इसको समझते हैं। तो इसको याद करने के पीछे का फॉर्मूला याद कर लीजिए, PDB FIFR, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसको देखिए यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल बना दिया है, DBP FIR, ठीक। यानी कि दबंगों को पकड़ने के लिए फिर से FIR, दबंगों को पकड़ने के लिए फिर से FIR, DB दबंगों को, P से पकड़ने के लिए, F से फिर से FIR। इतना याद कर लेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा हो गया है, लेकिन अगर इसी के हिसाब से चलिए तो देखिए यहाँ पर D का मतलब हो गया डाईआर्क एट द सेंटर, B का मतलब हो गया बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर हो गया आपका, P का मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया, F का मतलब हो गया फेडरल कोर्ट आ गया आपका, F से फ्रेंचाइज आ गया, I से इंडियन काउंसिल आ गया और R से रीऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है। ये याद कर लेंगे ना तो ये आराम से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम हाइड भी कर दें अगर, तो भी हम इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। D से देख लो क्या होगा, D से डायरकी एट द सेंटर होगा, B से क्या होगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, P से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगा बच्चों, F से क्या हो जाएगा, फेडरल कोर्ट हो जाएगा, F से फ्रेंचाइज हो जाएगा, I से इंडियन काउंसिल, R से रीऑर्गेनाइजेशन। याद हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी। वैसे मैं चाहूँ तो मैं यहीं पर आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास साथ ही साथ नोट्स भी रहें प्रॉपर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। बाद में ये मत कहिएगा सर आप तो स्क्रीन रोकते ही नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट कैसे ले लूँ, तो वो आपका मैटर है, वो देखते रहिए, ठीक। अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, प्रोविंशियल मतलब स्टेट हो गया ना, उस समय जो स्टेट से बच्चों उसी को प्रोविंसीज कहा जाता था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स अलग थे, प्रोविंसीज और प्रिंसली स्टेट्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टेट्स को रेगुलेशन में लाने के लिए ब्रिटिश इंडिया की परमिशन चाहिए थी, और प्रिंसली स्टेट्स तो भैया अपने आप में सक्षम थे, ठीक है। उनके तो राजा डिसीजन ले ही रहे थे, वो तो बना ही लेते थे कोई ना कोई कानून कि भैया इमारत ज़्यादा बड़ी बन गई तो हाथ कटवा दो इसके, ठीक है। इसने उसको दीवार को घूर लिया तो उसकी आंखें निकाल लो, उनके कानून तो चलते ही थे, ठीक है, राजाओं के। तो उसमें ब्रिटिश इंडिया ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था। ब्रिटिश इंडिया छेड़छाड़ करता था इनके साथ, स्टेट्स के साथ, जो स्टेट्स इनकी ऑटोनॉमी में आते थे ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स के जो अधिकार में जो क्षेत्र आते थे उनके लिए उन्होंने कुछ नियम जो बनाए थे, जो हमारे यहाँ जैसे स्टेट्स हैं आज के टाइम पे, उसके लिए मान लीजिए सेंट्रल ने कोई, पार्लियामेंट ने कोई क्लॉज बना दिया, लॉ बना दिया, ठीक है, तो वो स्टेट पे एप्लीकेबल हो जाता है। वैसे ही जो ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो फेडरल गवर्नमेंट थी, वो अपने स्टेट्स के लिए कुछ पावर दी उसको, तो उसी को कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब एक पावर जनरेट करके उनको दे दी, ठीक है, ताकि वो अपने खुद के डिसीजन ले सकें। तो क्या इस ऑटोनॉमी में क्या चीज़ें आई, पहला तो प्रोविंसीज के पास पहले से जो स्टेट्स के पास पावर थी उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, ठीक है, मोर ऑटोनॉमी ऐड कर दी गई, पावर्स थोड़ी बढ़ाई गई। गवर्नर को बता दिया गया कि गवर्नर एक आदमी होगा जो हेड करेगा पूरे के पूरे स्टेट को। आज के टाइम में भी वही है, गवर्नर ही तो हेड करता है स्टेट को, ठीक है, तो उस समय भी वही था। उसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे एडवाइस के लिए, भैया आज के टाइम में भी यही होता है, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो हमारा विधानसभा है जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी क्या है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो इनका नेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जिसको हम CM कहते हैं, तो ये CM या काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं मिल के गवर्नर को जो है अपना राय वगैरह मशवरा बताते हैं, ठीक है। तो जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम था एडवाइस करना किसको, गवर्नर को, उसके डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में हेल्प करना, जैसे आज के टाइम पे होता है भाई। हालांकि आप ये कहेंगे सर यार क्या बकवास कर रहे हो, CM जो होता है वही सारे डिसीजन लेता है, तो बच्चों देखो CM डिसीजन ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नर जो है ना वो मेन है, ठीक है। ये गवर्नर जो है एक प्रेसिडेंट है समझ लो स्टेट का, ठीक है। जैसे सेंट्रल में प्रेसिडेंट आपका जो है मेन, जैसे पूरे कंट्री के लिए अगर हम बात करें, पूरी कंट्री के लिए तो जो प्रेसिडेंट है वही नेता है मेन, ठीक है। लेकिन चूंकि कुछ नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव पावर की वजह से नॉमिनल पावर्स दे रखी हैं और एग्जीक्यूटिव पावर PM के पास रहती हैं, वैसे ही
गवर्नर जो है मेन पावर में रहता है। गवर्नर मतलब जो है मेन आदमी है स्टेट का, लेकिन जो पावर्स हैं वो सीएम के पास रहती हैं, ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रखा गया ताकि वो गवर्नर को एडवाइस करें, ठीक है, उनके जो भी क्रियाकलाप हैं उसमें उनको मदद करें। स्पेशल पावर्स गवर्नर के पास थी, आज के टाइम पे भी स्पेशल पावर्स हैं गवर्नर के पास, ठीक है। सबसे तगड़ी स्पेशल पावर क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा गवर्नर की, अगर आपने पढ़ा हो। उसके बाद देखिए, ब्रिटिशर्स अथॉरिटीज़ कुड सस्पेंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, गवर्नर रख दिया ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दिए ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास राइट्स थे कभी भी किसी भी क्षेत्र कोई नाटक होने पे ये पावर्स को सस्पेंड कर सकते थे, अथॉरिटीज़ को सस्पेंड कर देते थे। जैसे कि हमारे टाइम पे आज के समय में आप देखते होंगे आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन इमरजेंसी में स्टेट्स के राइट्स को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री शासन या प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। उसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, जब अगर कोई भी स्टेट फंक्शन करने के उसमें नहीं रहा या गवर्नर जनरल जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स कभी भी उसे सस्पेंड कर सकते हैं, उनकी जो स्टेट्स की पावर्स हैं उनको, ठीक है। तो ये पावर उन्होंने अपने हाथ में ही रखी थी, ठीक है, इतनी आसानी से वो जाने वाले थे नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद डायआर्की एट द सेंटर। डायआर्की एट द सेंटर में क्या है बेटा कि फेडरल जो लिस्ट थी, ठीक है, जो सेंट्रल जो लिस्ट है, इस लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक थी आपकी रिजर्व लिस्ट और एक होती थी ट्रांसफर लिस्ट, ठीक है। ये कहाँ की है? सेंट्रल की लिस्ट है, ठीक है, फेडरल लिस्ट जिसको कहते हैं। सेंट्रल लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने, एक थी रिजर्व लिस्ट और दूसरी थी ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में क्या होता था बच्चों, गवर्नर यहाँ 3 काउंसिल्स ऑफ मेंबर्स के काउंसलर्स के साथ बैठता था, ठीक है, जो कि उसी के द्वारा अपॉइंट होते थे। गवर्नर ही उनको जो है नॉमिनेट करता था और वो 3 आदमी के साथ मिलके ये रिजर्व लिस्ट में जो मैटर आते थे उनको सुलटाता था, ठीक है। क्या मैटर आते थे? मैटर आते थे डिफेंस का मैटर आया, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड कोई समस्या आ गई तो वो कौन लेगा? गवर्नर जनरल लेगा डिसीज़न, ठीक है, और उसके जो काउंसलर्स हैं 3 काउंसलर्स उसके साथ मिलकर लेगा डिसीज़न, ठीक है। कोई एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे वो उसको सुलटाने के लिए, प्रेस को, पॉलिसी, पुलिस को, ठीक है, जस्टिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी ट्रिब्यूनल्स अफेयर्स हैं, यानी जो जुडिशरी का आर्बिट्रल जो यूनिट है, ठीक है, एडीआर सिस्टम जो आज के समय में हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके मैटर्स को सुलटाने के लिए जो गवर्नर जनरल है वो अपने 3 काउंसलर्स के साथ बैठता था यहाँ पर और मैटर्स को देखता था। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये इस लेजिस्लेचर के लिए जिम्मेदार नहीं था। यहाँ पर इसको लेजिस्लेचर को कोई जवाबदेही नहीं बनती थी इसकी, ठीक है, डिसीजन खुद ही ले लेता था, कोई टेंशन नहीं थी इसको। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र लिस्ट के में क्या था, गवर्नर जनरल यहाँ पर 10 लोगों की 10 या 10 से अधिक लोगों की काउंसिल्स के साथ बैठता था, मिनिस्टर के साथ, और यहाँ पर ये डिसीजन लेता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज आज के समय में कह रहे हैं, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट थी उससे रिलेटेड डिसीजन, फॉरेस्ट से रिलेटेड डिसीजन, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन बच्चों लेता था, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल यहाँ पर स्पेशल पावर्स के साथ बिठाया गया था और रिस्पॉन्सिबल था लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। यहाँ पर लेजिस्लेचर के साथ रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसफर लिस्ट में, और यहीं पर अपोजिट जो रिजर्व लिस्ट है यहाँ पर वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेजिस्लेचर की नहीं थी, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है दोबारा नहीं इसको डिस्कस कर सकते हम, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इसको एज इट इज़ समझ लीजिए, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। उसके बाद देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, आज के टाइम पे भी हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। एक हमारे पास राज्यसभा है, ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट है, और दूसरा हमारे पास लोकसभा है, ठीक है। हमारे पास अपर हाउस लोअर हाउस करके है। वैसे ही जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके द्वारा हमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिला, ठीक है। यहाँ पर फेडरल असेंबली को हमने लोअर हाउस कहा, ठीक है, ये लोअर हाउस था, और जो काउंसिल ऑफ द स्टेट था अपर हाउस,
उसको हम बोलते थे। उस समय हमारा जो लेजिस्लेचर था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, जिसको कि बाई कैमरलिज्म था, जिसमें कि आपका फेडरल असेंबली था और काउंसिल ऑफ द स्टेट में डिवाइडेड था। एक लोअर हाउस था, एक अपर हाउस था। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ लोअर हाउस, अपर हाउस हुआ करते थे उस समय। ठीक है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था हमारे पास। ठीक, ये मतलब मिला था हमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर। कब मिला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बदौलत मिला। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब मिली, किसके द्वारा मिली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा मिली। डाई आर के सेंटर जो था वो कब मिला? वो भी रिजर्व लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट, ये सब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ही मिला। ठीक है, कि ये सब होना चाहिए तो उसको बाद में ऐड किया गया। अब देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर के होने से और क्या सारी चीज़ें हमें मिली। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हुआ तो जो फेडरल असेंबली थी, जो लोअर हाउस था हमारा, उसका टर्म डिसाइड किया गया 5 साल, जो आज के टाइम पे भी 5 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है, लोकसभा के लिए। बोथ हाउसेज हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय द रूलर। अब देखिए दोनों में, चाहे वो आपका फेडरल असेंबली हो चाहे काउंसिल्स ऑफ द स्टेट हो, इसमें जो फेडरल असेंबली या काउंसिल ऑफ द स्टेट हो, इसमें राजा रजवाड़े अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे। ठीक है, अब भेजते थे नहीं भेजते थे वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये भेज सकते थे। ठीक है, वो यहाँ बैठ सकते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव सुन के जो भी चीज़ें माननी है यहाँ से माने। कोई बाउंडेशन नहीं थी प्रिंसली स्टेट के ऊपर बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है, प्रोविंसेस की बात नहीं हो रही है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो थे, यानी प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, या जो सेंट्रल में जो फेडरल था, सेंटर था उनका, वर टू बी इलेक्टेड सम ऑफ दी नॉमिनेटेड बाई गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर पावर गवर्नर जनरल के पास दे दी गई थी कि तुम नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को बिठाओ। ठीक है, और बाकी जैसे माइनॉरिटीज़ हो गई, वुमेन हो गई, डिप्रेस्ड क्लासेस हो गई, इसके लिए इलेक्टोरेट्स बने हुए थे। ठीक है, ये मेंबर यहाँ से सेलेक्ट होके आते थे। ठीक है, जब ये इसको ध्यान से समझ लेंगे तभी आपको यहाँ का आज के टाइम का लोकसभा राज्यसभा जब पढ़ाऊंगा यूनिट सेकंड में तब आपको क्लियर होगा। तो पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर है बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है, BL मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है, वर इंट्रोड्यूस्ड इन सम प्रोविंसेस ऑल्सो लाइक। अब देखिए हमारे यहाँ आज के टाइम पे ना विधानसभा और विधान परिषद ये हर जगह पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर नहीं भी हैं, कहीं कहीं पर इनकी रिक्वायरमेंट है तो उन्हें रखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल में उस समय यहाँ पर आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर हुआ, बिहार में, असम में, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड जो प्रोविंसेस थी उनके पास जो है दिया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाकी लोगों को नहीं मिला था। ठीक है, तो जो है हर जगह हर चीज़ नहीं होती है। ठीक है, हर स्टेट के अपने प्रोविजंस अलग हैं, DPSP वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी, जैसे हमारा सेंट्रल की अगर हम बात करें तो लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही अगर हम स्टेट की बात करें तो विधानसभा विधान परिषद है। ठीक है, तो विधानसभा विधान परिषद में अब जैसे कहीं कहीं पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। ठीक है, कई स्टेट्स ने डिमांड भी किया है लेकिन जुडिशरी ने उसको खारिज कर दिया, या जो भी पार्लियामेंट है उसने उसको मना कर दिया। ठीक है, करप्शन को बढ़ाता है बच्चों, इस वजह से नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में पूछना तो मैं बता दूंगा अलग से अगर कुछ आपको अधिक जानकारी चाहिए। उसके बाद देखिए फेडरल कोर्ट क्या था। फेडरल कोर्ट जैसे हमारे यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट है, उस समय फेडरल कोर्ट था। जो फेडरल कोर्ट है ना उसी का नाम आगे जाके सुप्रीम कोर्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट में क्या है, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ दिल्ली के अंदर। ठीक है, आज भी सुप्रीम कोर्ट हमारे दिल्ली में है। फॉर दी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, किसके लिए भैया, सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए, जो भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आपके स्टेट में, सेंट्रल में, इन सब के लिए। ठीक है, जो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको दूर करने के लिए होता है। ठीक है, फेडरल कोर्ट बनाया, फेडरल जो स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर फेडरल कोर्ट मिल गया था जो कि क्या कर रहा था, डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के लिए जिम्मेदार था। यानी कोई भी अगर डिस्प्यूट है, कोई भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, प्रोविंसेस के बीच में और जो है सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, भाई प्रोविंसेस में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। जैसे स्टेट के बीच में हो गया, कुछ बवाल मैटर हो गया, ठीक है, लाठी डंडा लेके चल दिए,
वैसे ही मान लो सेंट्रल और कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, सेंट्रल कहता है कि इस काम को करना है, स्टेट्स कहता है नहीं करना है, तो उसमें अगर कोई मैटर गड़बड़ा गया तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, यानी कि फेडरल कोर्ट देखेगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ना लिख देना, ये फेडरल कोर्ट रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीफ जस्टिस होता था हमारे यहाँ, जैसे आज की डेट में भी हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वैसे यहाँ पर एक चीफ जस्टिस के साथ यहाँ बनाया गया, और साथ ही साथ 6 प्यूजाइन जजेस थे। जो छोटे जजेस होते हैं ना, चीफ जस्टिस के बाद जो छोटे छोटे जजेस होते हैं, जो कम एक्सपीरियंस वाले जजेस होते हैं, तो वो आपके जो है कम एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि इनके पास कम एक्सपीरियंस है, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे सुपीरियर नहीं होते हैं, ये सब उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। सीनियर मोस्ट जज को ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और उसके जो कलीग्स होते हैं उन जजेस को हम प्यूजाइन जजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 6 जजेस मैक्सिमम होते थे उस समय, ठीक है। आज के समय में कितने होते हैं कमेंट सेक्शन में बताना कि आज के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की संख्या कितनी है और टोटल जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, आप बताइएगा मुझे, ठीक। अब देखिए इंडियन काउंसिल, हमें इंडियन काउंसिल मिल गई, वाह बहुत मज़ा आ गया। इंडियन काउंसिल कैसे मिली? इंडियन काउंसिल पहले एक्चुअली क्या हुआ, इंडियन काउंसिल हमारे पास थी लेकिन इसको एबॉलिश कर दिया था। एबॉलिश क्या, इंडियन काउंसिल का जो हेड होता था ना बच्चों, वो जाके इंग्लैंड में बैठता था, और इंग्लैंड में बैठ रहा है तो उसको यहाँ के मैटर तो समझ में आते नहीं थे कि क्या मामला चल रहा है। तो भैया इसको एबॉलिश करने के बाद क्या किया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो था उसको जो है टीम दे दी गई एडवाइज़र्स की। अब एडवाइज़र्स रहते थे इंडिया में और जो सेक्रेटरी था वो रहता था मान लो कि जो है इंग्लैंड में, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स, ये एडवाइज़र्स जाके उसको एडवाइस करते थे, स्टेट से रिलेटेड जो अफेयर्स होते थे उसमें वो अपने डिसीज़न लेता था। इंडियन काउंसिल में इतने ही बताएंगे हम खाली, ठीक है। फ्रेंचाइज में भैया लोग बहुत चिल्ला रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, रिप्रेजेंटेशन दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठेंगे, देश के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। तो अब इंडिया जब इतना चिल्ला रहा था तो ब्रिटिश इंडिया को लगा कि भैया देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो देना ही पड़ेगा इन लोगों को, नहीं देंगे तो भी ये हायत्या मचाएंगे, तो इससे बेटर ये है कि 10% लोगों को वोटिंग राइट्स दे दो, ठीक है। तो 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे, और ये 10% समझ लीजिए क्या है कि सागर के अंदर एक बूंद ड्रॉप पानी, इतनी ही इनकी हैसियत थी, इससे ज़्यादा औकात नहीं थी इनकी, ठीक है। और उस पर भी 10% देने के बाद ऐसा चिल्ला रहे थे इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स की, जैसे लग रहा था कि उन्होंने सारी पावर्स इंडियन के हाथ में दे दी है, जबकि अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं सारी पावर अपने पास रखे हुए हैं, कोई पावर नहीं दे रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं, छलिया थे, छलिया, समझ रहे हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस फर्स्ट टाइम इन्होंने करवाए, ठीक है, और साथ ही साथ 10% वोटिंग राइट दे दिए पॉपुलेशन को। अरे भाई 10% क्या है यार, ठीक है, तो ज़्यादा राइट्स मिले नहीं, लेकिन फ्रेंचाइज मिल गई कि चलो ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत चालाक थे ब्रिटिशर्स, बहुत चालाक थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे, समझ रहे ना, इनकी चालाकी इतनी तगड़ी थी। हालांकि देखो यार इनकी वजह से हमें ना काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, हालांकि इन्होंने कोई अच्छा काम तो नहीं किया, ठीक है, शोषण ही किया, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें हमें मिली इनके द्वारा। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले से राजा रजवाड़े या बहुत पुराने एंशिएंट टाइम पे भी जो राजा थे वो सब कानून और लेचर को फॉलो करते थे, लेकिन कुछ भी ना लिखित में नहीं था उनके पास। और उनके लिए नियम क्या होते थे कि वो अपने बच्चों के लिए अलग रॉयल एसेंट चलाते थे, ठीक है, मतलब रॉयल जजमेंट से, और बाकी के बच्चे क्या बच्चे नहीं होते हैं क्या, तो उनके लिए वो अलग कानून बनाते थे। तो यहाँ पर मतलब एक चीज़ मिली कि जो स्वतंत्रता है उसके बारे में भी ब्रिटिशर्स ने ही बताया इंडियंस को कि स्वतंत्रता होती क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन दे के जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया बच्चों, जो इक्वालिटी को सिखा गए, जो फेडरनिटी को सिखा गए, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में तो देखिए हमें मानना चाहिए उनको। अब बाकी चीज़ें जो शोषण किए, एक्सप्लॉयटेशन किए, तो वो तो कोई भी करेगा, ठीक है, वो छोटे छोटे रूप में भी और बड़े रूप में भी आप शोषण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे मुझे नहीं है और मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में ये कहो कमेंट सेक्शन में कि सर आप तो बहुत ज़्यादा गान गा रहे थे ब्रिटिशर्स का, हम कोई गाना नहीं गा रहे हैं, हम तो खुद ही चाह रहे थे कि आज़ादी मिले, ठीक है, हम थे भी नहीं उस समय। चलो रीऑर्गेनाइजेशन देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन में जो सिंध है, ठीक है, सिंध को जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उससे अलग कर दिया गया, कार्व्ड आउट, हटा दिया गया, ठीक है।
खरोच के निकाल देना, कार्व्ड आउट का मतलब होता है खरोच के कुछ गणित करके निकाल देना उसे, ठीक है। कार्व्ड का मतलब होता है गणित, गणना, और गढ़ के निकाल दिया यानी कि कुछ ना कुछ प्रोविजंस बना के सिंध को अलग कर दिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, ठीक है। ये हर जगह यही करते हैं, ये नौटंकी करेंगे नहीं तो आगे कैसे जो है आगे काम चलेगा इनका, ठीक है। ये हर जगह ये फूट डालो राज करो वाली इनकी नियति रहती है। बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया, देखिए स्प्लिट कर दिया बिहार उड़ीसा अलग अलग, ठीक है। बर्मा को देखिए सर्व्ड आउट कर दिया इंडिया से, अलग ही देश बन गया है तो जाके, ठीक है। एडन, एडन सिटी आपने शायद सुना होगा, यमीन करके आजकल इसको जो है आप गूगल पे डालेंगे तो यमीन जो कंट्री है उसमें उसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्राउन कॉलोनी बना लिया था, ठीक है, क्राउन कॉलोनी बना लिया था और इसको भी अलग कर दिया था इंडिया से, ठीक है। इसका भी नेशनल फ्लैग देखेंगे अगर आप तो इंडिया टाइप का ही होता है, लेकिन इसके कलर्स अलग होंगे, यहाँ पर रेड होगा, यहाँ वाइट होता है और यहाँ ब्लैक होता है, ऐसे करके इसका भी नेशनल फ्लैग है, ठीक है। तो एडन को अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो बहुत बड़ा था इंडिया, इसको इन लोगों ने ना तोड़ के रख दिया, तो ये काम तो उन्होंने किया, ठीक है। तो बाकी हो गया ख़त्म। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। कोई समस्या वैसे आएगी नहीं, आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा है, पूछो, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।